नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव पर। मैं हूं विकास और आप हैं मेरे साथ। आज झारखंड स्वाधीनता संग्राम के बारे में जानने के लिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। हमारे सामने इस तरह से दिया हुआ है कुछ टॉपिक्स, इसको पढ़ते चलेंगे और उसके बारे में हम बताते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक ये है कि झारखंड में घटित भिन्न विद्रोह से स्पष्ट है कि यह संघर्षों की धरती रही है एवं स्वाधीनता संग्राम को राह दिखाने और वांछित उद्देश्य तक पहुंचने के सफर में इसका अप्रतिम योगदान रहा है। बंगाल विभाजन और झारखंड में राष्ट्रीयता चेतना की उदय। तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। और बंगाल विभाजन होती है उसके बाद ही झारखंड में राष्ट्रीय चेतना का उदय होता है, ठीक है। उससे पहले क्या होता है कि बिहार बिहार उड़ीसा बंगाल तीनों एक में था, ठीक है। तो तीनों एक में था तो फिर बंगाल को अलग किया जाता है, बिहार और उड़ीसा एक में रहती है। तो झारखंड भी तो बिहार में था, अभी 2000 ईस्वी में तो अलग हुआ है। तो ऐसे थे। तो चलिए हम एक कर से पढ़ते हैं। अब यहाँ देवघर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देवघर में बोला है कि बंगाल विभाजन के दौरान अनुसू- अनुशीलन समिति से जुड़े अरविंद घोष, वारिद घोष, राजनारायण बसु समेत अनेक क्रांतिकारियों का ठिकाना रोहिणी गांव देवघर था। बंगाल विभाजन के दौरान ना, विभाजन जब हो रहा था तो जितना भी क्रांतिकारी लोग थे, मतलब कि कौन कौन से, ये जो अनुशीलन समिति से जो जुड़े लोग थे, तो उन लोग का जो मतलब अड्डा कर सकते हैं, ठिकाना कर सकते हैं, तो कहाँ पे था? रोहिणी गांव देवघर में था। की बात कर रहा है अगला पॉइंट कि वरिंद्र घोष का बचपन और प्रारंभिक शिक्षा देवघर में हुई थी। वे स्वदेशी आंदोलन के प्रसार के लिए बनी संस्था गोल्डन लीग के सदस्य थे। एक वारिद घोष थे और ये इनकी बचपन भी यहीं से ही थे। और ये कौन से संस्था के अति थे? तो ये गोल्डन लीग के थे। अगला पॉइंट बोल रहा है कि 1908 ईस्वी में, सॉरी 1908 ईस्वी के अलीपुर कलकत्ता बम कांड से जुड़े बंगाली क्रांतिकारी देवघर में सिलेरबाड़ी नामक घर में रहते थे, जहां बम बनाकर पास की पहाड़ियों में परीक्षण करते थे, ठीक है। तो ये 1908 ईस्वी में ये हुआ था। तो यहाँ पे अलीपुर कलकत्ता में जो बम कांड हुआ था, तो इन लोग ने यहाँ कहाँ बम बनाते थे? देवघर में ही बनाते थे। और जो पास में जो पहाड़ी थी वहां पे इन लोग परीक्षण करते थे। अगला पॉइंट है 1915 ईस्वी में अरविंद घोष को गिरफ्तार कर लिया गया और सिलेरबाड़ी के तलाशी ली गई, जिसमें हथियार और क्रांतिकारी साहित्य बरामद हुए, ठीक है। तो 1915 में इन लोग मतलब एक तरीका से कहिए कि पकड़े गए। आगे है कि शाखाराम देवस्कर मराठी देवघर के कारो गांव में रहकर क्रांतिकारी लेखों के माध्यम से लोगों को जागरूकता फैलाते थे। उन्होंने वहां रहते हुए क्रांतिकारी साहित्यों, देशेर कथा और तिलकर मुकदमा की रचना की। महान स्वतंत्रता सेनानी भूपेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद के भाई उनके शिष्य थे। देवघर स्थित आर मित्रा उच्च विद्यालय के प्राचार्य शांति कुमार बख्शी युवक को क्रांतिकारी परीक्षण देते थे। ये सब देवघर में ऐसा काम होता था। आगे कुछ पॉइंट है कि रोडा आर्म्स एक्ट केस में दुमका के दो व्यक्ति बैद्यनाथ विश्वास और हिम्मत सिंह प्रदयाल मरवाड़ी को अभियुक्त बनाया गया। काकोरी षड्यंत्र केस
1925 ईस्वी के प्रमुख अभियुक्त असफुल्ला खां, प्रफुल्ल चंद्र घोष एवं ज्योति पतन राय ने देवघर में शरण ली। 20 अक्टूबर 1927 को देवघर षड्यंत्र के मुख्य आरोपी वीरेंद्र भट्टाचार्य, उनके भाई सुरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, तेजस चंद्र घोष सहित 20 व्यक्तियों को देवघर से गिरफ्तार किया गया और तलाशी में उनके निवास में से भारी मात्रा में क्रांतिकारी साहित्य तथा अवैध हथियार बरामद किए गए थे। इस दौरान दुमका में हेमेंद्र नाथ घोष क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता पहुंचाते थे। इसके बाद क्या होता है गिरिडीह में क्या होती है कि 13 जनवरी 1913 ईस्वी में निर्मल चंद्र बनर्जी को कृष्णदेव राय द्वारा बंगाल से गिरिडीह लाया गया, जहां उन्हें आवर स्वाधीनता भारत शीर्ष वाले क्रांतिकारी पर्चे को खंभों से चिपकाया था। गिरिडीह के अबरक खान मलिक मनोरंजन गुहा ठाकुरदा ने अपने आय के बड़े हिस्से का इस्तेमाल क्रांतिकारी गतिविधियों को आर्थिक मदद पहुंचाने में करते थे। एक गिरिडीह में इस तरह से होता था। अब हजारीबाग में देख लेते हैं कि हजारीबाग में क्या क्रांतिकारियों का था। तो हजारीबाग में था स्थित कोलंबा कॉलेज के विद्यार्थी भी क्रांतिकारी गतिविधि में संलग्न थे, जिसे राम विनोद सिंह का नाम उल्लेखनीय है। उन्हें 14 नवंबर 1918 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था। ये हजारीबाग के जतिन बाघा के नाम से भी विख्यात हैं। जतिन बाघा किसे कहा जाता है? राम विनोद सिंह को। ठीक है, ये हजारीबाग के थे। अब आते हैं रांची में गणेश चंद्र घोष ने बंगाल विभाजन के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। हावड़ा के बेलूर मठ से संबंधित क्रांतिकारी सचिंद्र कुमार सिंह अंग्रेजों के संदिग्ध डोरंडा में अपने पिता के पास ठहरे थे। अंग्रेजों के संदिग्धता हेमंत कुमार बोस नवंबर 1913 ईस्वी में रांची में पीएन बोस के यहाँ ठहरे थे। आगे है सिंहभूम। सिंहभूम के बारे में जानते हैं। सिंहभूम में क्या है? देखिए, सिंहभूम के जमशेदपुर और चाईबासा में ढाका, मेमन सिंह, कलकत्ता आदि के क्रांतिकारी अक्सर पहुंचकर क्रांतिकारी गतिविधि का प्रचार करते थे। क्रांतिकारी दुर्गादास बनर्जी और सुरेंद्र कुमार राय टाटा कंपनी के कार्यरत थे तथा सत्य रंजन एवं मोहन राय इनके सहयोगी थे। गिरीन्द्रनाथ मुखर्जी टाटा कंपनी के कार्यरत ने 1908 ईस्वी में न्यूयॉर्क से घोषण की रक्तजिंत क्रांति से ही भारत के स्वतंत्र कराया जा सकता है। क्रांतिकारी अमरनाथ मुखर्जी, वीरेंद्रनाथ मुखर्जी के भाई थे। नवयुवक के क्रांतिकारी का पाठ पढ़ाने वाली पत्रिका तरुण शक्ति का प्रकाशन आनंद कमल चक्रवर्ती द्वारा चाईबासा क्षेत्र में किया जा रहा था। क्रांतिकारी सुधांशु रंजन बनर्जी ने अप्रैल 1916 में अलीपुर जेल में छूटकर सिंहभूम सोनुआ गांव में अपना ठिकाना बनाया। हालांकि वे बाद में हजारीबाग चले गए थे। सबसे विविध में है, इसको देख लेते हैं। विविध में यहाँ से जानते हैं कि गया में राजनीतिक डकैती मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार कर षड्यंत्र के तहत
केस चलाया गया, जिसमें पलामू के 2 क्रांतिकारी परमनाथ मुखर्जी एवं गणेश प्रसाद वर्मा थे। जब उग्र राष्ट्रीयता लगभग मृतप्राय होने लगी, तो इस अवस्था में यदु गोपाल मुखर्जी और बसंत सिंह तथा नागपुर क्षेत्र में रहकर इसे जीवंत करने की कोशिश कर रहे थे। आगे है मौलाना अबुल कलाम आजाद और झारखंड। अबुल कलाम आजाद 31 मार्च 1916 ईस्वी से 31 दिसंबर 1919 ईस्वी तक रांची में नजरबंद थे। अबुल कलाम आजाद के समाचार पत्र अल हिलाल और अल बेलाग द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज बुलंद किया जा रहा था, जिसे शासन के लिए खतरा मानते हुए बंगाल सरकार ने उन्हें बंगाल की सीमा से बाहर जाने का आदेश दिया था। सरकारी पैमाने के बाद अब्दुल कलाम ने प्रवास के लिए झारखंड चुना और 5 अप्रैल 1916 ईस्वी को वे रांची पहुंचे। यहाँ आने के बाद डाक बंगला में ठहरे तथा बाद में मोरहाबादी स्थित पीट कॉटेज बंगला उनका ठिकाना रहा और अपर बाजार स्थित मस्जिद में नमाज करते थे। उनके द्वारा मस्जिद से की जाने वाली आज़ादी के जोश भरी तकरीरें सुनने अक्सर अन्य धर्मावलंबी के लोगों ने अपनाया करते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार पर ब्रिटिश सरकार द्वारा मनाए जाने वाले जश्न और रांची में अबुल कलाम के कहने पर लोगों के काला बिला लगाकर विरोध किया था। अबुल कलाम आजाद को 8 जुलाई 1916 ईस्वी में प्रतिदिन थाना में हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया। अबुल कलाम आजाद ने अगस्त 1917 ईस्वी में रांची स्थित अंजुमनिया इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामिया की नींव रखी। उन्होंने अपने प्रेस अल बेलाग को बेचकर उनकी रकम मदरसों के उत्थान में लगा दी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान 1917 ईस्वी में रांची आगमन पर गांधी जी ने मौलाना अबुल कलाम से मिलने की इजाजत मांगी, पर नहीं मिली थी। 31 दिसंबर 1919 को नजरबंदी की अवधि पूरी होते ही वे 3 जनवरी 1920 को वापस कलकत्ता के लिए रवाना हो गए। अब आते हैं गांधी युग और झारखंड। तो गांधी युग में कैसा रहा झारखंड, उसको हम लोग देखते हैं। ये गांधी का झारखंड में आगमन। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी का 1917 ईस्वी में 1940 ईस्वी के बीच भिन्न-भिन्न परियोजनाओं से झारखंड के भिन्न-भिन्न शहर और कस्बों गांवों में 12 बार आगमन हुआ। तो झारखंड 1917 ईस्वी से लेकर के 1940 ईस्वी के बीच में कितना बार झारखंड में आए थे? 12 बार आए थे। ठीक है, अगला पॉइंट बोल रहा है कि गांधी जी सर्वप्रथम चंपारण सत्याग्रह के समय 3 जून 1917 को तथा अंतिम बार 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रचार प्रसार हेतु झारखंड आए थे। तो प्रथम बार 3 जून 1917 को चंपारण सत्याग्रह के लिए आए थे और अंतिम बार 1940 ईस्वी में आए थे। तो 1940 ईस्वी में आए थे। तो क्यों आए थे? तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रचार प्रसार के लिए आए थे झारखंड में। ठीक है, अब पढ़ेंगे एक एक करके और का मतलब 12 बनाया तक क्या क्या किया उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहली बार झारखंड आगमन 3 जून 1917 ईस्वी ब्रिटिश सरकार की ओर से 29 मई 1917 ईस्वी को बिहार उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के आग्रह का पत्र गांधी जी को मिला था। साथ ही लंदन में श्याम कृष्ण सहाय ने
भी उन्हें रांची निमंत्रित किया था। इस कारण से गांधी जी का सर्वप्रथम झारखंड रांची आगमन 3 जून 1917 ईस्वी को स्वतंत्रता सेनानी बृज किशोर प्रसाद के साथ हुआ था। 4 जून को कस्तूरबा गांधी तथा उनके छोटे पुत्र देवदास गांधी भी गांधी जी के साथ रहने रांची आए थे। रांची प्रवास के दौरान गांधी जी श्याम कृष्ण सहाय के यहाँ ठहरे थे। 4 से 6 जून तक गांधी जी और बिहार उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर अल्बर्ट गेट के बीच तत्कालीन गवर्नर हाउस आर्डरे हाउस में 3 दिवसीय बैठक चली थी। तो ये प्रथम बार जब आए थे झारखंड गांधी जी, तब इतना सारा कार्य हुआ था। दूसरी बार कब आते हैं? तो 7 जुलाई 1917 ईस्वी को आते हैं। गांधी जी मोती हारी से रांची 7 जुलाई को पहुंचे और 11 जुलाई 1917 ईस्वी की चंपारण जांच समिति की बैठक में भाग लिए तथा पुनः 13 जुलाई को मोतिहारी लौट गए। अब तीसरी बार क्या होता है? तीसरी बार आते हैं 1917 में आते हैं। इसमें देखते हैं, देखिए 22 सितंबर 1917 ईस्वी को तीसरी बार आगमन होता है और ये पुणे से रांची पहुंचे थे। यहाँ यहाँ वे 24 से 28 सितंबर तक चंपारण जांच समिति की बैठक में भाग लिए, जिसमें आंदोलन संबंधी गहन विचार विमर्श किया गया था। चंपारण सत्याग्रह की रूपरेखा तैयार की गई। इस दौरान बृज किशोर प्रसाद भी साथ में थे। इस अवधि के रांची पते से गांधी जी द्वारा प्रेषित पात्र प्राप्त हुए हैं। रिश्तेदार मगनलाल गांधी के नाम 23 सितंबर 1917 ईस्वी को लिखा पत्र 25 जुलाई को लीडर अखबार के संपादक के नाम तथा जमनालाल बजाज को लिखा पत्र एवं 27 सितंबर को जी.एन. नेटेशंस का पत्र लिखा। गांधी जी 3 अक्टूबर 1917 ईस्वी को सरकार को चुनौती देने वाली एक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर 4 अक्टूबर को चंपारण चले गए। एक तीसरी बार का हुआ। अब चौथी बार देखते हैं कि चौथी बार क्या हुआ था। चौथी बार क्या हुआ था कि 4 अक्टूबर 1920 को आए थे। 4 अक्टूबर 1920 ईस्वी को गांधी जी का रांची आगमन हुआ। इस दौरान वे भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे थे। इसी धर्मशाला के सामने मोदी जी की उपस्थिति में विदेशी कपड़ों लंकाशायर, मैनचेस्टर आदि के कपड़े की होली जलाई गई थी। इस दौरान गांधी जी सर्वप्रथम टाना भगत से मिले थे और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ अनुयायी बताए थे। पांचवी बार जब आगमन होती है 15 फरवरी 1921 ईस्वी को। 5 फरवरी 1921 ईस्वी को गांधी जी पहली बार धनबाद पहुंचे और राष्ट्रीय विद्यालय हेतु कोष संग्रह के उद्देश्य से झरिया चले गए, जहां एक सभा को संबोधित किया गया। इस दौरान कुछ राशि का संग्रहण हुआ, जिसमें रामजस अग्रवाल द्वारा किया गया दान उल्लेखनीय है। छठी बार झारखंड आगमन 8 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। सी एफ एंड्रूज सीएफ एंड्रूज के आग्रह पर गांधी जी पहली बार 8 अगस्त 1925 को जमशेदपुर पहुंचे थे। जमशेदपुर कब पहुंचे थे? तो 8 अगस्त 1925 को। और धनबाद में कब पहुंचे थे? तो ये 1920 ईस्वी को पहुंचे थे। ठीक है। और इस यात्रा के दौरान गांधी जी 1921 ईस्वी से चले आ रहे मजदूर यूनियन और टाटा कंपनी के बीच के विवाद को सुलझाया था। इस समय जे आर डी टाटा ने उनका भव्य स्वागत किया था।
9 अगस्त को पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी जमशेदपुर पहुंचकर गांधी जी से मिले थे। कौन कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। यहाँ गांधी जी डायरेक्टर्स बंगला में ठहरे थे। इस दौरान जमशेदपुर के एक सभा का आयोजन हुआ जिसे गांधी जी ने संबोधित किया था, जिसमें अंग्रेज भी शामिल थे। इस सभा में स्वागत समिति के अध्यक्ष टाटा के महाप्रबंधक सी अलेक्जेंडर ने टाटा स्टील, मदिर और खादी पर हिंदी में मुद्रित अभिनंदन पत्र पढ़ा था। सभा में देशबंधु स्मृति कोष के लिए 5,000 रुपये तथा महिलाओं द्वारा कुछ नकदी और आभूषण भेंट की गई थी। नेक्स्ट है सातवीं बार। सातवीं बार 15 सितंबर 1925 को आगमन होता है। पहली बार 15 सितंबर 1925 को गांधी जी पुरुलिया के चक्रधरपुर पहुंचे। यहाँ स्थित राष्ट्रीय विद्यालय के छात्रों को संबोधित किया। उनके बाद चक्रधरपुर से रांची जाने के क्रम में चाईबासा में हो तथा खूंटी में मुंडा जनजातियों से बातचीत की। रांची में 17 सितंबर 1925 को संत पॉल स्कूल में सभा संबोधित किए थे, जहां देशबंधु स्मृति कोष के लिए 1,000 रुपये भेंट मिली थी। इसके बाद रांची स्थित देवदान सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय भी गए थे। गांधी जी 18 सितंबर को रामगढ़ होते हुए हजारीबाग पहुंच करजन ग्राउंड वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में एक सभा संबोधित किए, जहां 1,300 रुपये भेंट स्वरूप मिली थी। 19 सितंबर को गांधी जी ने संत कोलम्बा कॉलेज हजारीबाग के विद्यार्थियों को संबोधित किया था। हजारीबाग से पटना जाने के क्रम में कोडरमा स्टेशन पर होरिल नामक व्यक्ति ने गांधी जी को देशबंधु स्मृति कोष हेतु 350 रुपये भेंट किए थे। तो इसके बाद 8वीं बार होता है। 8वीं बार जब आगमन होता है तो ये 3 अक्टूबर 1925 को होता है। गांधी जी पहली बार 3 अक्टूबर 1925 ईस्वी को देवघर पहुंचे और मंदिर के दर्शन किए। यहाँ वे कुछ दिन सेठ गोवर्धन दास और कलकत्ता के व्यवसायी हरगोविंद डालमिया के घर में ठहरे थे। गांधी जी तत्कालीन सोशलिस्ट जनरल कलकत्ता उच्च न्यायालय कृष्ण कुमार दत्ता के नियंत्रण पर देवघर के रिसिया गांव भी गए थे। इसके बाद 7 अक्टूबर को गिरिडीह पहुंच महिलाओं को संबोधित किया। गांधी जी 8 अक्टूबर को गिरिडीह से मधुपुर पहुंचकर टाउन हॉल का उद्घाटन उसमें लगे चांदी के ताले को खोलकर किया था। यहाँ चंपा कोठी में ठहरे थे। इस यात्रा के बाद गांधी जी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में देवघर के पंडों और परंपराओं की तारीफ की थी, खासकर किसी तरह के भेदभाव या छुआछूत न होने का विशेष जिक्र किया था। अब आता है 9वीं बार। 9वीं बार क्या होता है कि 11 जनवरी 1927 ईस्वी को काशी से रेलगाड़ी द्वारा राजेंद्र प्रसाद के साथ पहली बार पलामू आए, जहां शिवाजी मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करने के उपरांत मारवाड़ी पुस्तकालय गए। वहां उन्हें 525 रुपये की राशि भेंट की गई। 12 जनवरी को गांधी जी पलामू से झरिया धनबाद पहुंचे, सभा को संबोधित किया एवं खादी की कम बिक्री पर मायूसी प्रकट की। और 13 जनवरी को करतास धनबाद की महिलाओं को सभा को संबोधित किया, जहां उन्हें बी के राय द्वारा कुछ राशि भेंट की गई। 10वीं बार झारखंड आगमन। 26 अप्रैल 1934 ईस्वी को 26 अप्रैल 1934 को जसीडीह देवघर स्टेशन से देवघर जाने के क्रम में गांधी जी की कार पर हमला किया गया था, जिसमें उनकी कार क्षतिग्रस्त हुई थी, पर गांधी को बचा लिया गया था। भोपन मांझी गुमिया बोकारो में जन्मे एक प्रखर स्वतंत्रता सेनानी थे।
उन्होंने संथालों और गैर संथालों को स्वाधीनता संग्राम से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें उनके पुत्र लक्ष्मण मांझी साथ साथ थे। इस दौरान अंग्रेज विरोधी गतिविधि के कारण 4,000 रुपये जुर्माना न भरने पर उन्हें 23 अगस्त 1930 को जेल भेजा गया था, किंतु हजारीबाग डिप्टी कमिश्नर की अनुशंसा पर सजा पूरी होने से पहले उन्हें रिहा कर दिया गया था। 28 अप्रैल 1934 को पोपन मांझी ने गोमियों में गांधी जी को निमंत्रण किया था, जहां गांधी जी कर्माटांड को गोठीबीटांड मैदान में सभा संबोधित किया था। इस सभा का व्यवस्था और प्रबंधन पोपन मांझी ने किया था। गांधी जी गोमियों की सभा के बाद 28 अप्रैल को बेरमो में महिलाओं की सभा को संबोधित किए करतास चले गए, जहां उन्हें सभा संबोधित की तथा हरिजन कल्याण कोष के लिए सहयोग मांगा था। वहां उल्लेखनीय रूप से मुक्तेश्वर त्रिगुनियात ने गांधी जी को गुप्त धन की पहली भेंट की थी। उसके बाद अगले दिन 19 अप्रैल को गांधी जी ने जामा बोड़ा को कोलियारी में टाटा कोलियारी वर्कर्स को संबोधित किया था। 1 मई 1934 ईस्वी को रांची में गांधी जी और समाजवादी नेताओं सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अरुण आसफ अली, सरोजिनी नायडू, जमनालाल बजाज, भूला भाई देसाई आदि की बैठक हुई तथा उसी दिन दूसरी बार योगदान सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय भी गए थे। उन्होंने 3 मई को रांची में हरिजन छात्र संघ को संबोधित किया था। 4 मई 1934 ईस्वी को रांची से चक्रधरपुर जाने के क्रम में उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, किंतु उसी दिन उन्होंने चक्रधरपुर में आयोजित रेलवे कर्मचारियों और महिलाओं की सभा को संबोधित किया था। इस दौरान हरिया में राष्ट्रीय विद्यालय कोष के लिए लोगों को 7,000 रुपये चंदा दिया था। 11वीं बार झारखंड आगमन 14 मार्च 1940 ईस्वी को गांधी जी सेवाग्राम से 14 मार्च 1940 ईस्वी को रामगढ़ में आयोजित होने वाली 53वें कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने पहुंचे थे। इस दिन उन्होंने रामगढ़ में एक खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया था। इस दौरान इस दौरान अधिवेशन के बीच ही 19 मार्च को कार से रांची आकर हरिजन आदिवासी के लिए एक औद्योगिक गृह एवं ठक्कर भवन का उद्घाटन किया था। इस बीच अस्वस्थ निवारण बाबू से मिलने निवारणपुर गए। वहां उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया और पुनः रामगढ़ के लिए निकल गए थे। रामगढ़ अधिवेशन दौरान टाना भगतों ने गांधी जी को 400 रुपये की थैली भेंट की थी। इस अधिवेशन के बाद 21 मार्च 1940 ईस्वी को गांधी जी जमशेदपुर चले गए, जहां वे जहांगीरी घाटी के यहाँ ठहरे थे। ठक्कर बापा की बात जानते हैं। गांधी जी के प्रिय और उनके हरिजन सेवक संघ के महासचिव अमृतलाल विठल दास ठक्कर बप्पा आदिवासियों विशेषकर मुंडा और उरांव जनजातियों का अध्ययन करने एवं मिशनरियों की स्थिति को जानने वर्ष 1922 ईस्वी में छोटा नागपुर, जमशेदपुर इत्यादि का दौरा किया था। उस समय उनके साथ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी पूना के S.G. पप्पे भी थे। 12वीं बार झारखंड आगमन 29 अगस्त 1940 ईस्वी महात्मा गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान अंतिम बार 29 अगस्त 1940 ईस्वी को झारखंड रांची आए थे। रॉलेट एक्ट और झारखंड रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार के सेडिशन। यहाँ तक मेरा एक गांधी जी वाला खत्म हो गया। यहाँ पे अंतिम बार 29 अगस्त 1940 ईस्वी को झारखंड रांची आए थे। अब यहाँ से हमारा चलता है रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, रॉलेट एक्ट क्या होता है कि रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार के सेडिशन समिति
द्वारा 21 मार्च 1919 ईस्वी को सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में पारित किया गया था। एक कानूनी जिसके तहत भारत में राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान की गई। इस कानून के तहत 2 साल तक बिना मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी गई, जिसका देश के अन्य भाग की तरह झारखंड में भी भारी विरोध हुआ। रांची के रॉलेट एक्ट का विरोध करने वाले प्रमुख नेता गुलाब तिवारी और बालेश्वर सहाय थे। गुलाब तिवारी के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को रॉलेट सत्याग्रह दिवस मनाया गया था। झारखंड में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध का नेतृत्व गुलाब तिवारी किया था। पलामू जिला स्कूल के संस्कृत शिक्षक रामदीन पांडे ने 6 अप्रैल 1919 को 6 विद्यार्थियों के साथ उपवास किया था। पलामू हुआ था। इस दौरान जमशेदपुर, चाईबासा आदि के लोग ने विरोध दिवस मनाया था। झारखंड में कांग्रेस कमेटियों का गठन 1919 से 20 ईस्वी में हुए थे। 1919 ईस्वी में पलामू इसके संस्थापक बिंदेश्वरी पाठक तथा भागवत पांडे थे। 1920 में रांची तथा हजारीबाग। वर्ष 1921 ईस्वी में हजारीबाग कांग्रेस कमेटी में बजरंग सहाय सक्रिय थे। झारखंड में के संदर्भ में असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 से 1922 में हुआ था। झारखंड में क्या प्रभाव पड़ा था उसको हम लोग जानते हैं। वर्ष 1920 ईस्वी में कलकत्ता से कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार की अनैतिक और अत्याचारपूर्ण नीति के विरुद्ध गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1900 ईस्वी में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने आए छोटा नागपुर के प्रतिनिधियों द्वारा पृथक छोटा नागपुर की मांग पर गांधी जी ने कहा था, कपास बचाओ, चरखा चलाओ, छोटा नागपुर आजाद हो जाएगा, ऐसा गांधी जी ने कहा था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, इस दौरान प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं महात्मा गांधी समेत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, मोतीलाल नेहरू तथा विश्वानंद आदि ने झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जनसभाएं की। मानभूम क्षेत्र में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सोमेश्वरानंद ने किया था। गिरिडीह में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व पंचबा के बाबू बजरंग सहाय ने किया था। दिसंबर 1922 ईस्वी में कांग्रेस के गया अधिवेशन से लौटने के बाद रांची कांग्रेस अध्यक्ष पूर्णचंद्र मित्रा एवं देवकी प्रसाद सिन्हा तिलक स्वराज कोष के लिए धन इकट्ठा करने लगे। असहयोग आंदोलन के दौरान चतरा, गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद, पलामू, रांची, लोहरदगा, सिंहभूम, चक्रधरपुर आदि के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। अब आते हैं रांची में। रांची में क्या स्थिति था? 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने रांची प्रवास के दौरान भीमराज बंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे थे, जिसके सामने उनकी उपस्थिति में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी तथा यही टाना भगतों ने पहली बार मुलाकात गांधी जी से हुई थी। गांधी जी टाना भगत के संपूर्ण समर्पण के कारण अपना सर्वाधिक प्रिय शिष्य बताया था। इससे पूर्व गांधी जी के आह्वान पर दिसंबर 1919 ईस्वी में सूर्या भगत जीतू भगत एवं देवरिया भगत की अगुवाई में टाना भगत लोक बाहर से अगुवाई में टाना भगत के चौकीदारी, टैक्स और जमींदारों को कर न देने की आंदोलन चलाया, जिसके कारण उनकी जमीन नीलाम कर दी गई थी।
21 मार्च 1921 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद ने रांची में विशाल असहयोग। तो इसका इधर पेज ब्लर है, तो इधर वाला हम छोड़ रहे हैं। अब आते हैं स्वराज पार्टी पर। ठीक है, ये सब जो है ना रोल एक्ट से रिलेटेड है इधर। मतलब कहाँ कहाँ से रोल एक्ट चलाया गया था। और ये हजारीबाग में एक यहाँ पे सरला देवी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, संथाल परगना में प्रफुल्ल चंद्र हो गए, विनोद झा हो गए, ये सब हैं। और इधर में थोड़ा सा पढ़ने में ठीक ठाक नहीं लग रहा है। इसका जो क्या कहते हैं स्कैनिंग ठीक से नहीं हुआ है। चलिए हम इधर में देखते हैं। आज स्वराज पार्टी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बहुत बना रहा है, आप लोग देखते हैं। स्वराज पार्टी ये 1930 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। और इसके बाद झारखंड के बारे में जानेंगे। कांग्रेस के नीतियों के असंतुष्ट होकर चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान ने दिसंबर 1922 ईस्वी को स्वराज दल का गठन किया। परंतु सितंबर 1923 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत स्वराज दल के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय परिषद के चुनाव में भाग लिया जा सकता है। स्वराज दल के द्वारा स्वराज पार्टी के गठन के पश्चात चुनावी रणनीति के तहत देवकी प्रसाद सिन्हा तथा कृष्ण वल्लभ सहाय के छोटा नागपुर एवं विनोदानंद झा को संथाल परगना की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही कृष्ण वल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी का सचिव नियुक्त किया गया। 1930 ईस्वी को विधान परिषद चुनाव में हजारीबाग से कृष्ण वल्लभ सहाय तथा दक्षिण संथाल परगना से रामेश्वर लाल को स्वराज पार्टी के प्रतिनिधित्व के रूप में विजय प्राप्त किया गया। अब जानते हैं खादी आंदोलन और झारखंड के बारे में। झारखंड के नीलकांत चटर्जी विधायक ने बिहार विधान परिषद में 19 फरवरी 1924 को खादी संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। चरखा आंदोलन प्रसारित करने हेतु सरला देवी के नेतृत्व में चाईबासा, जमशेदपुर, दुमका, जामताड़ा, देवघर, पाकुड़ आदि शहरों में खादी डिपो की स्थापना की गई। जमनालाल बजाज अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष देवगढ़ ने खादी मेला तथा जमशेदपुर में टम्पल नामक अंग्रेज ने खादी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया था। वर्ष 1927 को संत कोलम्बा कॉलेज के 2 प्रधानाध्यापक के विशेष पहल पर हजारीबाग की खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। झारखंड में साइमन कमीशन का विरोध। साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश संसद का समूह था जिसका गठन गवर्नर 1927 ईस्वी के भारत के सर्वाधिक सुधार के अध्ययन के लिए गया था। यह 3 फरवरी 1923 को भारत तथा सितंबर 1928 को झारखंड आया था। इसका देश में के साथ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो इधर देखते हैं। 1923 से 1929 के बीच घटित प्रमुख घटनाएं, इसको देख लेते हैं, ये बढ़िया चीज है। असहयोग आंदोलन के उपरांत 6 से 13 अप्रैल 1923 को राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा के लिए नागपुर में 1 मई से 18 अगस्त 1923 को तक आयोजित झंडा सत्याग्रह में भारी संख्या में टाना भगत शामिल हुए थे। वर्ष 1924 में सिंहभूम के आदिवासियों ने हॉट कर न देने का आंदोलन चलाया, जिसके कारण इसके प्रमुख नेता विष्णु महुरी के साथ अनेक नेताओं को गिरफ्तारी कर लिया गया था। वर्ष 1925 में गांधी जी के रांची आगमन पर यथाशक्ति चट्टा भेंट किया गया। स्थानीय लोगों ने एक नाटक खेलकर 300 रुपए संग्रहित किए और गांधी जी को सौंपे थे।
पीसी मित्रा 27 सितंबर 1928 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेने लगभग 150 टाना भगत को साथ लेकर गए थे। 1923 से 29 के बीच झारखंड में मजदूर आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। मजदूर के स्थिति के सुधार तथा कंपनी के परस्पर संवाद के माध्यम के लिए वर्ष 1920 में जमशेदपुर वर्कर्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसे एस.एन. हलदर और व्योमेश चक्रवर्ती ने नेतृत्व प्रदान किया था। 9 अगस्त 1925 को गांधी जी के मध्यस्थता पर टाटा कंपनी ने 1920 ईस्वी में स्थापित मजदूर संघ जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन को मान्यता प्रदान की थी। 20 अगस्त 1928 ईस्वी में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की लगभग 3.5 महीने से चली आ रही हड़ताल अंततः C.F. एंड्रयूज, N.M. जोशी तथा जमुना दास मेहता आदि के पहल पर सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष बनते ही इनके नेतृत्व में 12 सितंबर को कंपनी और मजदूर के बीच समझौता के बीच समाप्त हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने लगभग 9 वर्षों तक जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। 18 से 20 सितंबर 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस झारिया में हुआ। अधिवेशन की अध्यक्षता पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के हैं। उसी दौरान एम जोशी महासचिव थे। तीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड कुलमारी जमशेदपुर कंपनी के मजदूरों ने 1929 ईस्वी में हड़ताल शुरू की थी, जो पूर्ण रूप से 1938 में समाप्त हो गई थी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में झारखंड के संदर्भ में सबनी अवज्ञा आंदोलन से आगे की ओर हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए आप लोग से विदा चाहते हैं। तो धन्यवाद।